Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss एडिटोरियल पार्ट। और आज के एडिटोरियल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एडिटोरियल विल बी रिलेटेड टू तालिबान एंड हाउ इंडिया कैन एंगेज, एंड द सेकेंड एडिटोरियल विल बी बेस्ड ऑन द स्पेस रेस। किस प्रकार से स्पेस रेस लगातार तेज होती जा रही है, तो इसका क्या किस प्रकार से इंडिया को स्टेप्स लेने होंगे, अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिटोरियल से जो कि रिलेटेड है तालिबान के। तो यहाँ पर सुधेंद्र कुलकर्णी जो कि एक सलाहकार के तौर पे काम किया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में भी, तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं किस प्रकार से इंडिया को एंगेज करना चाहिए और पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में इन्होंने जो है एक सिनेरियो क्लियर किया है। सो हाउ इट इज एंडेड, तो देखिए एकदम हमने ये देखा कि जिस समय पर हम लोग 74th एनिवर्सरी मना रहे थे रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस डे 75th, उसी समय पर अफगानिस्तान वाज सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ द फॉरएवर वार जो लगभग 20 सालों से चल रहा है ना। आपको याद आ रहा होगा 2002 में अमेरिका आ गया था और अमेरिका ने 2021 में अब जाकर जो है पूरी तरह से वो अफगानिस्तान को खाली कर रहा है। और खाली करने का मतलब ये है कि अभी तो एक थ्रेट भी मिला है अफगानिस्तान ने, मतलब अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने यूएसए और यूनाइटेड किंगडम को एक थ्रेट दिया है कि यू मस्ट लीव आवर लैंड बाय 31 अगस्त, 31 अगस्त तक आपको हमारे जमीन को छोड़ देना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन यू हैव टू फेस दैट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, और नो डाउट ये चैलेंज देने के बाद भी अमेरिका उसमें वापस रिवर्ट नहीं होगा। वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने सारी सेनाओं को बैक ले लें। और रिसेंटली इसीलिए एक इमरजेंसी G7 मीटिंग भी हेल्ड हुई, मतलब घटित हुई। तो द करप्ट गवर्नमेंट अशरफ गनी वाज अप्रूटेड। अब देखिए मैंने आपको बताया था अशरफ गनी के साथ में जो अफगान लड़ाके थे वो लगभग 3 लाख के करीब थे और तालिबान के साथ में थे लगभग 85,000 पीपल। तो यहां पर देखिए अशरफ गनी हमेशा से करप्टेड थे, करप्शन चार्जेस इन पर हमेशा से सदा से लगते चले आए और आज की तारीख में वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं, भाग खड़े हुए यहां से। और उन्होंने पूरे देश को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जिसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। और अब तालिबान जो है वो अपना जो एक्सट्रीमिस्ट फेस वो लगातार प्ले कर रहा है। तब देखिए सेकंड साइगोन मोमेंट, ये क्या है, साइगोन क्या है? साइगोन इज द मोमेंट जब अमेरिका वियतनाम में सबसे बड़ी हार का जो सामना करना पड़ा अमेरिका को, वो वियतनाम में करना पड़ा 1975। इट वॉज एंड ए लॉन्ग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वार ऑफ एग्रेशन। अपने आप ही डिस्ट्रक्ट किया गया वार के जो एग्रेशन को अमेरिका के द्वारा। और 1975 में वियतनाम से वो निकले और वहां पर भी इसी प्रकार का मोमेंट हुआ कि वियतनामीज ने उनके ऊपर अटैक किया जब वो छोड़कर जा रहे थे। तो जुलाई 2021 में जो बाइडेन हैज एक्सप्रेस द फेथ इन अफगान मिलिट्री। उन्होंने बोला अफगान मिलिट्री को हमने पिछले 20 सालों में बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है, तो दे विल हैव द एबिलिटी, वो हमेशा वो एबिलिटी रखते हैं कि तालिबान के चैलेंजेस को वो आसानी से फेस कर लेंगे। बट 15 अगस्त को ही पूरी तरह से टोटल कोलैप्स हो गया बाय ऑफ द अफगान नेशनल आर्मी। आजकल जो आप एक टर्म सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं पंजशीर लोकेशन के बारे में। पंजशीर लोकेशन जो है वहां पर नॉर्दर्न अलायंस वो वाकई में रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और तालिबान को रोकने के लिए वहां छोटे छोटे बच्चों ने भी बंदूकें पकड़ ली हैं और वो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो गृह युद्ध की एक ऐसी स्थिति है ना देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में।
दो जो ट्रुथ है, सत्य है कि इट सीम्स यूएस इज इन शार्प डिक्लाइन। देखिए चाइना ने भी बोल दिया है कि यूएस की अब वो शक्ति नहीं रही है, वो डिक्लाइन करता जा रहा है। मैंने भी आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर में बताया था कि जो यूएस की नेवी है वो इतनी ताकतवर जितनी होनी चाहिए थी, वो ताकत जो है लगातार वो मॉडर्नाइजेशन नहीं करा है पिछले सालों में। एंड दैट लेथल वेपन डोंट गारंटी एनी विक्ट्री। यहां से ये भी समझ में आया कि जो ये घातक वेपन्स होते हैं, आप ड्रोन की मदद से और पूरी वारशिप को ले जाकर जो है अरबिक सी में, अरब सागर में खड़ा कर देते, तो इससे कभी भी जंगें जीती नहीं जाती। और हमेशा से रहा है अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। तो सदा से ही पहले यूनाइटेड किंगडम, एंग्लो अफगान वॉर 1-2, उसके बाद यूएसएसआर 10 साल और इस बार 20 साल का जो अमेरिका जिस प्रकार से उनको खदेड़ा गया। तो रेपुटेशन, और हजारों हजारों सैनिक अमेरिका के इसमें मारे गए। सो रेपुटेशन ऑफ यूएस विल हिट हार्ड। तो अमेरिका की रेपुटेशन बहुत बुरी तरह से इट वाज हिट हार्ड एज इट फोर्स्ड टू एग्जिट विदाउट अचीविंग एनी ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। आपको याद आ रहा होगा, यदि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो जूनियर बुश हैं, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग प्रॉपर स्टेटेड गवर्नमेंट, वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की गवर्नमेंट सत्ता को बैठाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट काइंड ऑफ क्योस दे क्रिएटेड इन अफगानिस्तान। सो द ह्यूज सम स्पेंट इन वॉर प्रूव्ड फ्यूटाइल। तो इतना बड़ा जो पैसा खर्च हुआ वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। फाइनली द तालिबान फॉट अमेरिकन एयर पावर, अमेरिका की एयर पावर से भी वो लड़ लिए, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से भी लड़ लिए, व्हाइल हैविंग नन ऑफ विद देमसेल्फ। जबकि क्या आपको लगता है कि अफगान की जो ये तालिबान आर्मी है, ये कहीं से भी, ये केवल मिलिशिया है, लड़ाका है, ये कहीं से भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है पूरी तरह से। स्टिल दे कुड अचीव दिस अचीवमेंट कि वो अमेरिकन सोल्जर से आसानी से लड़ पाए और फाइनली अमेरिका को जाना ही पड़ा। तो यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि आप उनका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो सलवार कुर्ता टाइप का वो ड्रेस पहन के, बस कोई किसी प्रकार का प्रोटेक्शन कुछ नहीं, बस उस तरह से घूमते हुए, बस हाथ में बंदूक है और उससे वो अपना काम चला रहे हैं। हाँ, नो डाउट जो गन्स वगैरह है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की उनको सप्लाइड है। सो अंडरस्टैंडिंग द तालिबान फ्रॉम वन एंगल, डेस्पाइट देयर ब्लडी पास्ट, उनका ब्लडी जो पास्ट था, मतलब जब 1989 में यूएसएसआर चला गया था और उसके बाद में जब तालिबान वगैरह आए, तालिबान 1996 से 2001 के बीच में, और इससे पहले मुजाहिदीन जो थे वो यूएसएसआर से लड़े थे। तो डिस्पाइट देयर bloody past, they look like Afghan patriot who were ready to battle with mightiest power on the earth। विश्व की जो सबसे ताकतवर शक्तियां हैं, तो सबसे पहले आपने देखा इंग्लैंड, उसे हराया, यूएसएसआर, और अब फाइनली अमेरिका जो सबसे बड़ी ताकत है उससे हराया। तो इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर इसे कहा जाता है, विच इन्वेडेड देयर कंट्री, जो जिन्होंने भी आक्रमण किया वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। द तालिबान एंड अदर नॉन तालिबान पैट्रियट, तो तालिबान तो अब है, देखिए यहां पर याद रखना, तालिब जो है इसका मतलब होता है स्टूडेंट, राइट। और तालिबान का मतलब क्या है, ये संपूर्ण जो कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग जब बात करते हैं तो वो तालिबान कहलाता है। सो व्हेन यूएसएसआर ने इन्वेड किया 1979 में, माइटी यूएसएसआर ने अल्टीमेटली रिट्रीटेड किया 1989 में। उस समय पर अहमद शाह मसूद मुजाहिदीन के तौर पे लड़ रहे थे। आज की तारीख में तालिबान के केस में जो अमेरिका से लड़ाई की, आज की तारीख में इनके बेटे वो तालिबान में ही ज्वाइंड है। यूएस एंटर्ड इन 2001 और 2021 में वो एग्जिट कर गया। लाइक इट और नॉट, आप पसंद करें या ना करें, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट काबुल में हैज हैपेंड, वो आ चुकी है। लाइक इट और नॉट, चाहे पसंद करो या मत करो, इंडिया इज टू रिकॉग्नाइज इट सूनर और लेटर। चाइना सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार है। दुनिया के सभी देश, मेनी ऑफ द कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड, दे रेडी टू एक्सेप्ट दिस। फाइनली वन डे और अनदर वी हैव टू एक्सेप्ट एज ए गवर्नमेंट।
but Taliban may not truly gain legitimate either in Afghan eyes or global fraternity of nations। तो ट्रू सेंस में कभी भी ये एक लीगल लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, ना ही ग्लोबल फ्रेटर्निटी और नेशंस के बीच में ऐसा कुछ होगा, ड्यू टू देयर पास्ट एक्सेसेस। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अभी हजारा कम्युनिटी, हिंदू, सिख्स, वहां पर जिस प्रकार से बर्बरता, ब्रुटैलिटी देखी है ना, हजारा कम्युनिटी के बारे में भी आप सुन रहे होंगे। सो अर्लियर ट्रबल, एक्सट्रीमली फैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो मैंने आपको शायद ये बात जरूर बताई होगी कि इस्लाम में जो शरिया है, शरिया के बारे में हमने बात की थी। शरिया कानून बहुत अच्छे कानून में से एक है, लेकिन उसका जो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है उसको यूज किया जा रहा है अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के अधिकार को लेकर, और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के विचार, रूढ़िवादी विचारों को यहां पर पेस्ट किया जा रहा है। देम टू कर्टेल, कर्टेल का मतलब कम करना वुमेन के राइट्स को, रिड्यूस नॉन मुस्लिम्स टू सेकंड क्लास, जैसे हजारा कम्युनिटी अदर को वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। डिस्ट्रॉय द बामियान बुद्धा। देखिए बामियान बुद्धा जो है ये एक मूर्ति है, इसे इन्होंने जो है उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब क्या किया उन्होंने, उसको बारूद के साथ में उड़ा दिया पूरी तरह से, पूरी मूर्ति को, और ये अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। सो वेयर इज रिमोर्स फॉर दैट, तो क्या इनके अंदर किसी प्रकार का पछतावा है? वेयर इज सेल्फ रिफॉर्म, जब कोई रिफॉर्म नहीं है तो वही जो पहले वाली अर्लियर ट्रबल थी वही एक बार फिर से क्रिएट कर रहे हैं। 3 बिग प्रेजेंट कंसर्न, 3 बड़े इश्यू क्या हैं? फर्स्ट, द वर्ल्ड वांट इट टू नॉट हार्बर एनी टेरर ग्रुप। अब जिस प्रकार से तालिबान ने सपोर्ट किया अलकायदा को, आने वाले समय में हो सकता है हम लोग बहुत ही सीवियर टेरर ग्रुप्स, फंडिंग एटसेट्रा देखेंगे। हाँ, ये बात जरूर कही है तालिबान ने कि हम अफीम, ओपियम इत्यादि को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता। पूरे विश्व का 85% ओपियम और ड्रग्स इत्यादि का जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से होता है। सेकेंड, ऑल माइनॉरिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फुल्ली। तो दूसरा क्या है, माइनॉरिटीज जितनी भी है वहां पर, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख्स एंड हजाराज इत्यादि और भी जो भी हैं, तो उनको उनकी महिलाओं को प्रोटेक्ट करना। थर्ड, न्यू गवर्नमेंट दैट वर्क ऑन नेशनल रिकॉन्सिलिएशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज नीडेड। तो राष्ट्र के लेवल पर एक बार शांति की बहाली करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, ये सब कुछ अभी आवश्यक है, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा। तो ग्लोबल रियलिटी इज सच दैट नाइदर अदर ग्रुप इनसाइड अफगानिस्तान नॉर पाकिस्तान और चाइना विल अलाउ तालिबान टू एक्सपोर्ट टेरर एट ऑल। कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा दंश झेला ही है तालिबान इत्यादि का, बैड तालिबान जिसे कहते हैं, चाइना, ये कभी भी टेरर को एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। पाकिस्तान टू इज वेरी, पाकिस्तान भी बहुत सावधान है एंड हैज बीन हिट बाय टेरर सिंस 1980s। और पाकिस्तान बहुत ज्यादा सावधान है और 1980 से टेरर जो है वहां पर देखने को मिल रहा है इन्हीं तालिबान के कारण। ईरान वुड नेवर वांट टू फैनेटिक सुन्नी गवर्नमेंट इन काबुल। अब आपको पता है ईरान जो है एक शिया कम्युनिटी, और आपको पता है कि देयर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट अमंग शियाज एंड सुन्नीज, और सुन्नी भी वो, ये जो तालिबान है वो बिल्कुल पागलपन के हद पर है। तो इस प्रकार की जो फैनेटिक का मतलब जो अति उन्मादी और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो सुन्नी हैं, ये इनकी कभी भी गवर्नमेंट को नहीं चाहेंगे। तो यहां पर द सिग्नल इज दैट सम तालिबान लीडर्स जैसे सुहल शाहीन हैव इंडिकेटेड दैट मॉडर्नाइजेशन इज की। तो सॉरी, नॉट मॉडर्नाइजेशन, इट इज मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब क्या है, थोड़ा इजी या मध्यम मार्ग को अपनाया जाए। एंड अनदर हैज सेड दैट डजंट वांट वाहिबिज्म इन अफगानिस्तान। जो वाहिबिज्म जो है सऊदी अरेबिया में जिस प्रकार का एक धर्म चलता है वाहिबिज्म, वो अफगानिस्तान में नहीं चलेगा। इंडिया में नाउ स्टार्ट टॉकिंग विद तालिबान। तो देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेशन का को ही एक हथियार के तौर पे यूज करना होगा ताकि सभी जो 4 करोड़ अफगानीज हैं उनको मदद मिल सके।
इंडिया में नाउ स्टार्ट टॉकिंग विद तालिबान। अब इंडिया को भी तालिबान से बात करने की आवश्यकता है। एज ए मैच्योर नेशन डजंट वांट टू पास टू डिक्टेट द फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भविष्य के उस मायाजाल में वेट करते रहें, हमें अभी से तालिबान के साथ में एक मैच्योर नेशन की तरह से, है ना, पास्ट को फिर से डिक्टेट ना हो भविष्य में, जैसा पास्ट था वैसा, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अभी हाल ही में रशिया से भी पीएम मोदी की 45 मिनट्स तक बात हुई है रिगार्डिंग दिस तालिबान इश्यू। तो जिस प्रकार से देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है शुभेंद्र के द्वारा, और वो ये, आपको पता होगा वियतनाम एक अपने आप में मिराकुलस कंट्री है, चमत्कारी देश है। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पता होगा नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम हो गए थे, वो दोनों आज की तारीख में मर्ज हो गए हैं। और आप देखिए चाइना से जो इतनी सारी जो कंपनीज बाहर निकली ड्यू टू द सैंक्शन एंड ट्रेड वार बाय यूएसए, तो वो इंडिया से कई गुना ज्यादा वियतनाम में गई। इसके पीछे कारण क्या है? दे फेस्ड सच वॉर। उन्होंने इतना बड़ा वॉर देखा जिसमें दो देश आपस में बैटल ग्राउंड के रूप में वियतनाम को यूज कर रहे थे, लेकिन वियतनाम ने जिस प्रकार से उठ खड़े होकर दिखाया है, फ्रॉम द एशेज एंड बिकम, एशेज का मतलब जो आपने एक चिड़िया का नाम सुना होगा, बताइए उस चिड़िया का नाम क्या है? जो है ना चिड़िया होती है जो अपने ही एशेज से निकलकर फिर से बाहर आती है। तो मिरेकुलस कंट्री के तौर पे ये शो हुआ है। क्या अफगानिस्तान भी इस प्रकार से कुछ रिपीट कर सकता है? तो हम एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बात करें कि क्या अफगानिस्तान भी इस प्रकार से तब्दील हो सकता है? नो डाउट अफगानिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। परहैप्स यस, इफ इट कैन अवॉइड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यदि बाहरी ताकतों का इंटरफेरेंस ना हो और वाकई में ये मॉडरेशन अपनाए, तो अपने आप में अफगानिस्तान भी आने वाले समय में लीडिंग और अच्छे देशों में, जिस प्रकार से बांग्लादेश ने अपना एक बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड दिखलाया, तो ये सब कुछ संभव है। आई थिंक आपको एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बात आप क्या लिख सकते हैं आपके आंसर में, ये बातें समझ में आई होंगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडिटोरियल आर्टिकल्स को एक सही लेंस, और आप उसमें से क्या पिक कर रहे हैं उसको जरूर फोकस किया करें। चलिए, 3 questions are attached with it. The role played by external forces, बाहरी जो ताकतें हैं इनसाइड अफगानिस्तान, उन्होंने जो रोल प्ले किया है, has largely been negative through the decades. तो ये कई दशकों से बड़ा नेगेटिव हुआ है। कमेंट क्रिटिकली, तो आप हिस्टोरिकली बैकग्राउंड के साथ में इसको बता सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू वियतनाम इन डिकेड्स आफ्टर अमेरिका लेफ्ट। क्या हुआ जब अमेरिका ने 1975 में साइगन जो मोमेंट हुआ था, जो अमेरिका ने छोड़ के गया, तो किस प्रकार से वियतनाम ने अपनी मिरेकल ग्रोथ दिखाई, तो ये आपको बताना है। व्हाट वाज द ट्रिक यूज्ड बाय रूलिंग रिजीम टू टर्न इनटू मिरेकल कंट्री, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने किस प्रकार से ये मिरेकल कर दिखाया। आप सिंगापुर का एग्जाम्पल बता सकते हैं, सिंगापुर ने किस प्रकार से, सिंगापुर का भी आपको याद आ रहा होगा कि वहां की ब्यूरोक्रेसी में किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको साउथ ईस्ट नेशंस के दिखेंगे, एंड दीज ऑल कंट्रीज आर नोन एज ड्रैगन नेशंस, है ना, बहुत तेजी से इन्होंने ग्रोथ दिखी है। व्हाट शुड इंडिया डू इन अफगानिस्तान इश्यू, भारत को क्या करना चाहिए? शुड इंडिया बिल्ड ब्रिज बिटवीन तालिबान और नॉट? कमेंट क्रिटिकली। क्रिटिकली कमेंट का मतलब ये होता है कि आपको दोनों ही फैसेटेड बहुत ही क्रिटिकली राइट बताने होंगे कि क्या सही है और गलत है तो क्यों गलत है। यू हैव टू एग्जामिन इट क्रिटिकली। सो यू कैन मेल मी ऑन दिस मेल आईडी, राइट। और अभी हाल ही में मैं एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ रहा था, आई कुड नॉट पुट एज कंटेंट, बट हाँ उन स्टूडेंट ने बोला था, शायद राहुल चटर्जी इज द नेम, ही बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, एंड उन्होंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, इन क्लासेस को सभी को। अराउंड 3 months अबव वी हैव डिस्कस्ड लॉट मोर थिंग्स, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। 3 month हो गए हैं और इसमें हमने सारी बातों को डिटेल में डिस्कशन किया, और उन्होंने बोला कि बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली
जो पढ़ाए हुए थे वो आए हैं। वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल स्टेट कमीशन जो है, राइट, वेस्ट बंगाल की जो पीसीएस होता है, राइट, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें उनके अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ऑन राखी, इट वाज कंडक्टेड। अगला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्पेस रेस इज गेटिंग हार्डर। अब स्पेस रेस और भी ज्यादा टफ होती जा रही है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ, हम लोग जब इसरो की बात कर रहे हैं तो ये सब क्यों कहा उन्होंने, किस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे अभी इंडियन इसरो को स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, साथ ही साथ में जाक्सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। आप देखिए जाक्सा ने बहुत अच्छे काम किए, साथ ही साथ में जो अमेरिकन और रशियन और साथ ही साथ में फ्रेंच, तो ये एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी भारत को इस दिशा में बहुत ज्यादा कदम स्टेप उठाने होंगे। रिसेंटली देयर वाज अ फेलियर इन एनवायरमेंटल जो सैटेलाइट है EOS-3 में फेलियर हुआ। वैसे ये कोई बहुत ही मेजर फेलियर नहीं है, इस प्रकार के फेलियर सभी एजेंसीज में होते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। तो आखर पटेल हमें बहुत ही अच्छा कनेक्शन लिंक प्रदान करेंगे। फ्यूचरिस्टिक बात जो है ना, इन्होंने अंत में बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक बात कही है कि क्या क्या संभावना है, डॉट कनेक्ट्स किए हैं बहुत अच्छे। तो देखिए स्टोरी ये है कि भारत केवल उन 12 नेशंस में से, उन 12 नेशंस जिनके पास ये ताकत है सक्सेसफुली अपने जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब अपने जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको अर्थ ऑर्बिट में लगाने की क्षमता रखते हैं। और वहां पर जब अर्थ ऑर्बिट में लगाना होता है तो जब वो स्पेस सैटेलाइट जाता है ऑन द लॉन्च व्हीकल, तो उसे 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी में रोटेट करवाना होता है, तभी वो रेगुलरली पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। यदि मैं लो अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो सो हॉरिजेंटल टू द अर्थ, राइट, तो हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष रिस्पेक्ट में एक फिक्स डिस्टेंस। और एस्केप वेलोसिटी इज नॉट समथिंग इजी टू अचीव। आपको पता होगा एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बहुत आसान नहीं अचीव करना। ना ही हम एस्केप वेलोसिटी पर कभी नॉर्मली लॉन्च व्हीकल को स्पीड को प्राप्त कर पाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आप बोलेंगे कि तो फिर ये जो सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी से एस्केप कर कैसे जाते हैं, बाहर कैसे निकल जाते हैं। देखिए पृथ्वी से इन सैटेलाइट्स को कई सारे राउंड्स ऑफ इस प्रकार से चक्कर लगा के और फिर भेजा जाता है ऐसे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, अदरवाइज क्या है, हमें बहुत बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम एक सैटेलाइट को छोड़ने के लिए इतनी एनर्जी का यूज करेंगे तो अपने आप में इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्टिमली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमने क्या देखा पिछले कई दशकों में कि रॉकेट टेक्नोलॉजी ने 1960 में बहुत अच्छे अच्छे कदम लिए, जहां पर एक महिला, एक पुरुष, कुत्ते वगैरह को सबको सोवियत यूनियन ने सबसे पहली बार आकाश में, स्पेस में भेजा। 70 आते आते अमेरिका ने इतना कंपटीशन की भावना ले आया यूएसए विद यूएसएसआर कि उन्होंने 3 इंसान को मून, चंद्रमा पर ही उतार दिया। और उसके बाद में सो फार फ्रॉम नो सैटेलाइट टू रीचिंग, और उसके बाद इन दिनों के बाद में मानव को चंद्रमा पर भेजा ही नहीं गया, है ना। इट टुक जस्ट 2 डिकेड्स, और इन सबको केवल 2 डिकेड्स लगे द स्पेस रेस, और ये स्पेस रेस बहुत तेज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग इन सबसे बोर हो गए, खर्चा बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीम कॉस्ट था उस समय, और सोवियत यूनियन के पास इतना बजट वगैरह नहीं था, तो वो फेल हो गए इसमें विद द कंपटीशन ऑफ यूएसए। तो यूएसएसआर ने जब ब्रेक लगाया तो यूएसए का भी ब्रेक लग गया, क्योंकि अब उनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। तो इस प्रकार से फंडिंग देन बिकम टफ इन, और यूएस में भी फंडिंग होना कम हो गया। तो आप देखिए तेजी से स्पेस रेस हुई और अचानक से ब्रेक लग गया, ऐसा एक इवेंट हमने देखा। आगे देखते हैं, अमेरिका लॉस्ट एबिलिटी। अमेरिका ने इस कारण, देखिए जब तक हम लोग अपने हथियार को घिसते रहते हैं, धार धार बनाते रहते हैं, तब तक हम लोग इंटेलेक्चुअल होते रहते हैं। जिस दिन हम लोग ब्रेक लगाते हैं उसी दिन हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। ये बड़ा कॉमन सा एक सिद्धांत है। तो यूएस बिल्ड इज
एबिलिटी टू पुट ह्यूमंस ऑन मून ऑल्सो इन लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी उन्होंने भेजा फ्यू 100 किलोमीटर्स में, बट स्पेस शटल प्रोग्राम वाज एंडेड, वो पूरी तरह से एंड हो गया उनकी। अब जब उस पर काम ही नहीं कर रहे तो उनकी कैपेबिलिटीज भी लगातार कम हुई। आज की तारीख में मानव को जो स्पेस में भेजने का जो ताकत है, अभी आपने देखा रिचर्ड ब्रैंसन ने, राइट, स्पेस एक्स तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मानव को भेजता ही, अभी 4 व्यक्तियों को भेजा था, आपको याद आ रहा होगा। तो इस सब के लिए अमेरिका अब तक रशिया पर डिपेंडेंट था, जबकि स्पेस एक्स ने पिछले सालों में ये सब कर दिखाया और अब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो मानव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रशिया पर डिपेंडेंट नहीं है। सो टुडे ओनली पीपल हु कैन पुट पीपल इन ऑर्बिट, चाइना, आपको पता होना चाहिए, जिस गगनयान की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हमने एक्सटेंड कर लिया है 2022 की जगह 2023 तक, गगनयान में 3 हमारे एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। चाइना ने 2003 में ही मानव को टाइकोनॉट्स, चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें टाइकोनॉट्स कहा जाता है, उन्हें भेज दिया था। चाइना मैन्ड स्पेस स्टेशन ऑर्बिट एट 400 किलोमीटर हाइट पर अभी चाइना का जो तिन्हे और तियांगोंग ये जो है रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ में रशिया ने भी इस प्रकार का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, यूएस ने भी बनाया था। आज की तारीख में ये सब मिलजुल कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये लगभग 150 बिलियन डॉलर्स में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें लगातार क्या है, नई नई इक्विपमेंट्स लगाते चले गए। इसरो ने अपने मानव को 2023 में मतलब जाने की, भेजने की जो एक मुहिम है वो छेड़ी है, तो जिसे गगनयान हम लोग कह रहे हैं। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि हम भी अपना इंडियन स्पेस स्टेशन को स्पेस में लगाना चाहते हैं 2030 तक, जैसे चाइना ने हाल ही में लगा दिया है। अभी रिसेंटली इसरो का GSLV MK2 उसके क्रायोजेनिक इंजन में 3rd स्टेज में वो फायर हो ही नहीं पाया, और उस कारण हमारी एनवायरमेंटल सैटेलाइट को हम लोग स्पेस में नहीं लगा पाए। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, और गिवन देखिए भारत को वैसे तारीफ करनी चाहिए कि इतने लिमिटेड बजट में हम लोग ये सब कर देते हैं। नो अदर एजेंसी हैज स्टैंड बिसाइड अस, हमारे आसपास भी नहीं ठहरती कोई भी एजेंसी। सो इंडियाज रॉकेट बूस्टर यूज एन ओल्ड फ्रेंच टेक्नोलॉजी हाइपरगोल्स। हाइपरगोल्स जैसे रॉकेट बूस्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये कोई रॉकेट है तो आपको पता होगा यहां पर रॉकेट बूस्टर्स लगे होते हैं जो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं नीचे से, ठीक है, इज इट क्लियर। जब हम लोग, आप लोगों ने यदि स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा है, यदि आपने GSLV को पढ़ा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसका जो MK3 है, MK3, तो इसमें तो ये इस प्रकार का है कि ये तो यहां पर तो सैटेलाइट होगी, ये क्रायोजेनिक इंजन, ये इसका 2nd स्टेज, और 2 रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो 2 रॉकेट बूस्टर्स हैं ये सॉलिड है, ये 1st स्टेज, तो ये रॉकेट बूस्टर हो गए। 2nd स्टेज लिक्विड है, और 3rd स्टेज ये वाला क्रायोजेनिक, और यहां पर सैटेलाइट होती है। दिस इज MK3। अभी हमारा जो फेल हुआ है वो MK2 हुआ है, इज इट क्लियर। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है कि यदि हमारे जो मानव गगनयान में भेजे जाएंगे, यदि वहां पर किसी प्रकार का फायर हो गया तो क्या वो अलाइव हो पाएंगे, जिंदा बच पाएंगे, तो एक बड़ा प्रश्न, और इसीलिए ये सेटबैक है इंडिया के लिए GSLV। इंडियाज रॉकेट बूस्टर यूज, आज भी जो हाइपरगोल जो बहुत पुरानी टेक्निक है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं वो टेक्नोलॉजी भी बहुत ही सुपर कूल्डेड फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो वो बहुत दुनिया के टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज में से एक नहीं है। दुनिया के जो दूसरे देश हैं जिनके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है, एंड इसरो हैज नो एबिलिटी टू रीयूज इट्स रॉकेट। ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स, इनके स्पेस में लॉन्च व्हीकल जाते हैं, सैटेलाइट को लगा के एज इट इज जमीन पर उतर जाते हैं, और इसके कारण पर सेंडिंग 80% कॉस्ट को बचाया जा सकता है। ऐसा करने में ब्लू ओरिजिन और साथ ही साथ में स्पेस एक्स ये कर दिखा पाए। तो हमारे पास, और इस कारण क्या है, हम लोग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, हम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे हैं, हम लोग अवतार पर काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है।
RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर हम काम कर रहे हैं। अवतार भी ऐसा ही होगा, अवतार जो एक प्लेन की तरह से होगा और वो बार बार ऊपर सैटेलाइट को छोड़ के आएगा, वापस नीचे आ जाएगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम क्यों PSLV को इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स को बनाएं? यदि हमारे पास टारगेट आ रहा है, डिमांड आ रहा है विश्व के छोटे छोटे सैटेलाइट भेजने 500 किलोग्राम तक के लो अर्थ ऑर्बिट में, तो हम क्यों PSLV को बनाए जो हमेशा हॉरिजेंटल नहीं, हमेशा वर्टिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है। आप सोचिए, कोई सैटेलाइट, कोई लॉन्च व्हीकल को हम लोग हॉरिजेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल बी इजी टू मेक, ये ऐसे बनाना आसान रहेगा। लेकिन जब किसी लॉन्च व्हीकल को इस प्रकार से, मतलब आप समझ रहे हैं कि इसकी अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो वर्टिकली ही बनाई जाती है खड़ी पोजीशन में, तो अपने आप में इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो हमारे जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होंगे वो हॉरिजेंटली भी डिजाइन किए जा सकते हैं और ये बहुत क्विकली बन पाएंगे। तो इन सब दिशा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, अवतार पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग वो क्षमता प्राप्त नहीं कर पाए जो SpaceX और ब्लू ओरिजिन, अमेजॉन, राइट, वो कर पाए। तो एक नई स्पेस रेस देखने को मिल रही है। प्राइवेट कंपनीज एंड चाइना हैज स्टार्टेड अ न्यू स्पेस रेस लेटली। अमेरिका नाउ वांट टू बेस ऑन मून। अब अमेरिका तेजी के साथ चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड अदर प्लान टू कॉलोनाइज मार्स, और यहां पर SpaceX वगैरह, आर्टेमिस मिशन, ये लोग मार्स और चंद्रमा पर कॉलोनीज बसाना चाहते हैं। यूज, अब देखिए इसके लिए बहुत, आप सोचिए कि किसी रॉकेट को मंगल तक पहुंचाना है जिसमें मानव भी हैं, तो कितना बड़ा वो कैप्सूल होगा फ्रंट में, मतलब जो टोपी कैप वाले पार्ट में। तो जब उसे भेजा जाएगा तो कितने ह्यूज लेवल पर वो रॉकेट होंगे, वो टेस्ट किए जा रहे हैं लगातार। फर्म्स प्लान टू माइन एस्ट्रॉइड, और कई फर्म्स तो एस्ट्रॉइड के जो, देखिए रेयर अर्थ पर किस पर डिपेंडेंट है सभी देश, विशेषकर अमेरिका, चाइना पर। चाइना हमेशा ये धमकी देता है कि यदि तुमने ज्यादा ये सब किया तो हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट देना ही बंद कर देंगे। तो इनकी स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चॉक डाउन हो जाएगी। और इसके लिए क्या है, अब कंपनीज क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, रेयर मिनरल्स को एस्ट्रॉइड पर वहां से माइन करेगी। देयर आर प्लान टू ट्रांसफॉर्म मार्स टू मेक अर्थ लाइफ, और बहुत से प्लान्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि मार्स को पृथ्वी जैसा बनाया जाए, है ना। एंड वाइड गैप, लेकिन अभी क्या है, फ्यू नेशन, केवल US एंड चाइना, सम प्राइवेट फर्म्स आर बिल्डिंग एबिलिटी टू, अदर सिंपली लैक। बाकी सब बहुत पीछे, इसरो बहुत पीछे इस मामले में। अभी तो हमने स्पेस में मानव कोई नहीं भेजा है। When the first space race happened in 1960s 70s, spin off included products like, तो उस समय जो स्पिन ऑफ हुआ करते थे, उस समय जो ये लोग पहुंचे थे, मात्र PC, पर्सनल कंप्यूटर, माउस, आर्टिफिशियल लिम्ब, फ्रोजन फूड एंड GPS इत्यादि की मदद से। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। लेटेस्ट स्पेस रेस विल ब्रिंग मैनी मोर, तो अब तो बहुत एडवांस चला जाएगी चीजें। फर्स्ट टू ओनर ऑफ द रेस, सबसे पहले तो ओनर्स जो हैं वो तेजी से गति दिखाएंगे यहाँ। फाइनली ये एक जनरल कॉमर्स का हिस्सा बन जाएगा कि हम लोग बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं मार्स इत्यादि पे, ठीक है। सो नेशन स्टेट, अब देखिए है क्या, जब व्यक्ति मार्स पर, मंगल पर कॉलोनीज बसाना स्टार्ट कर देगा तो ये नॉर्मली बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स ही होंगे, लोग वहां पर जाके बसना स्टार्ट करेंगे, है ना। आम आदमी तो जा नहीं पाएगा। तो उस समय जो ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि भारत अलग देश है, पाकिस्तान, अमेरिका इत्यादि, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक, मतलब सिली, मतलब ये बड़ा अजीब लगेगा कि ये लोग कैसे रह रहे हैं नीचे। इज इट क्लियर? पृथ्वी पर, ऑन एनी अदर प्लैनेट will look silly and the changes that will come back home on earth may be very big, और changes that will then come back, और ये जो changes हैं कि पृथ्वी पर वापस आना, ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वहां पर सभी लोग कॉलोनीज में बसाकर, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का एक परिदृश्य अलग चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ इट एंड्स, जिस प्रकार से हमने 20 साल की रेस 1960 से लेकर 1980 तक जो एक स्पेस रेस थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई देखी, क्या ऐसा ही कुछ अब जो स्पेस रेस चल रही है जिसमें अब सभी लोग कॉलोनीज बनाना चाह रहे हैं मंगल पर, मार्स पर, सडनली लीड टू कोलैप्स, क्या ऐसा हो सकता है?
संभावना कम है, इट इज लेस लाइकली। तो देखिए समथिंग स्टिल मे बी सडनली लीड टू कोलैप्स, कि ये जो न्यू स्पेस रेस है वो खत्म हो जाए जो अब चल रही है वर्तमान में। व्हाट हैपन इन द प्रीवियस वन, क्या हुआ था पहले बार में, पहले क्या हुआ था, मतलब उस समय क्या हुआ था, बट वे बिलियनियर्स हैव शोन इंटरेस्ट, दिस टाइम इट इज अनलाइकली। आज की तारीख में बिलियनियर्स और साथ ही साथ हमारे जो देश है उनमें बहुत से मल्टी बिलियनियर लोग हैं, उनकी खरीद क्षमता है, दे हैव परचेजिंग पावर कैपेसिटी। तो आज की तारीख में प्राइवेट फर्म इसको एक नए हाइक पे ले जाएंगी। इस बार ऐसा कोलैप्स देखने को नहीं मिलेगा जैसा पिछली बार देखा था। लेकिन यहां पर द मेन कंसर्न इज इंडिया। द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री मस्ट रियलाइज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से काम भारत में अभी तक तो नहीं हो रहा। हाँ, नो डाउट बहुत से ऐसे बिल्स वगैरह इनेक्ट कर दिए गए हैं और उन फ्रूटफुल हैं, बट इट इज वी आर लैग बिहाइंड, बहुत पीछे हैं। अनलेस नेशनल अर्जेंसी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लाए, इट विल बी फ्यूटाइल, तो भारत देश बहुत पीछे रह जाएगा। इस प्रकार के जो ये लीडिंग इफेक्ट जो हो रहे हैं अलग अलग प्लैनेट पर, राइट, सैटेलाइट्स पर भेजना है, अपने आप में भारत बहुत बहुत पीछे रह जाएगा एंड वी विल बी डिपेंडेंट ऑन देम। तो हम डिपेंडेंट ना रहें, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस एरिया में हो। सो यहां पर बोला है आपके लिए 3 क्वेश्चंस पेस्ट किए गए हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्टोर्स ऑफ न्यू स्पेस रेस इवॉल्विंग। जो नई स्पेस रेस हो रही है उसकी रूपरेखा क्या है, परिरेखा क्या है, उसके परिदृश्य क्या है, एंड हु इज कंट्रोलिंग इट, और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। जो नई स्पेस रेस है उसको एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है, हाउ, कैसे, और एनालाइज कीजिए। तो प्राइवेट प्लेयर्स और कुछ देश जैसे अमेरिका और चाइना। क्रिएशन ऑफ न्यू पैराडाइम इन स्पेस, तो ये एक नया पैराडाइम जो स्पेस में आ रहा है, द रेस टुडे। स्पेस रेस के अलावा स्पेस वॉर भी एक कॉन्सेप्ट आपसे मैंने कभी डिस्कस किया होगा। विल हेराल्ड चेंज, हेराल्ड का मतलब कोई जो नया परिवर्तन, चेंजेस दैट विल रीडिफाइन वर्ल्ड। तो ये जो नई चीजें आ रही हैं वो इस विश्व को एक बार फिर से रीडिफाइन, परिभाषित करेगा। एक्सप्लेन व्हाट पॉसिबिलिटीज चेंजेस में हैपन, तो बताइए कि ये जो पैराडाइम इन स्पेस जो चेंज हो रहा है वो किस प्रकार से पॉसिबली चेंज करेगा इस विश्व को। अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव आंसर्स आ सकते हैं आपके इस पर। इंडिया हैज बीन अ सक्सेस इन स्पेस रिसर्च सो फार, भारत ने बहुत अच्छी स्पेस रिसर्च में सक्सेस प्राप्त की है। हम लोग सस्ते, चीपर, आसानी से स्पेस सैटेलाइट को भेज पाए हैं। और पीएसएलवी पर तो आपको पूरी तरह से पता ही होगा कि पीएसएलवी is the workhorse of India, GSLV is the Bahubali of India, PSLV most successful launch vehicle in the world। और ऐसा होने के कारण क्या है, हमने रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट इट्स सक्सेस इन द लेटेस्ट स्पेस रेस सीम्स वांटिंग। तो यहां पर लेटेस्ट स्पेस रेस में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। व्हाट कैन बी डन टू बी लीडर वंस मोर, एक बार फिर हम लीडर यहां पर भी बने, क्या क्या ऐसा भारत को करना चाहिए, सजेस्टेड। तो ये सभी आंसर्स यू मस्ट गिव मी ऑन दिस मेल आईडी। इज इट क्लियर? एनी डाउट यू हैव? आप लोग बताते रहा करिए कि जब भी आपका कोई एग्जाम होता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड एंड हाउ मच करेक्ट यू गिवन, कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, और साथ ही साथ में कितने क्वेश्चंस क्लासेस में से लगे, है ना, कि जैसा हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि जितने भी डायमेंशंस हैं, ऑल द पॉसिबल डायमेंशन आई कुड कवर हेयर। तो इसीलिए आप लगातार डिटेल में देखा करिए। एक बार नोट्स जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं उनको रिवाइज जरूर करा कीजिए, राइट। ये आपके एंड से जरूर करते रहिए रेगुलर बेसिस पर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।